अगर किसी का खून बनने की सलाहियत ख़त्म हो गई है या उसके गुर्दों के टेस्ट ख़राब हो रहे हैं या फिर वो सोता है तो थकावट उसकी ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन मल्टीपल माइलोमा बेसिकली क्या है, हड्डी के गुद्दे के अंदर कैंसर होता है। हड्डियाँ इतनी खोखली हो जाती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर इंसान उठते बैठते हल्का सा झटका भी देता है तो उसको महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म में कोई हड्डी टूट गई है। गुर्दों का टेस्ट करवाते हैं तो गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। फिर बोन मैरो बायोप्सी यानी कि हड्डी गुद्दे का टेस्ट करवाया जाता है। कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर होती। जब हम उनको उन पॉइंट्स पे उनको थर्मिया की सेशन देते हैं और उनका पेन खत्म हो जाता है तो पेशेंट बड़े आराम से हमारे क्लिनिक पे आता है, अपने ट्रीटमेंट, अपनी कीमो, अपने इंजेक्शन लगाता चला जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। याद रखिए, मल्टीपल माइलोमा तो ये क्योरेबल डिजीज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे माशरे में बहुत से सवालात हैं। यानी कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या ये खून का कैंसर है, गुर्दों का कैंसर है या फिर हड्डियों का कैंसर है, यानी कि मल्टीपल माइलोमा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सुनने में आता है कि छींक मारने से हड्डियां टूट गई और गुर्दे फेल हो गए। मल्टीपल माइलोमा की ये आखिर खौफनाक साइंस है क्या? ये देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहेंगे कि कैंसर की दुनिया में, कैंसर के मर्ज में ये एक इग्नोर टाइप ऑफ कैंसर है। इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। बेसिकली होता क्या है कि एक तो कैंसर, जब कोई भी कैंसर जिस्म में हो और वो हड्डियों में जब फैलता है तो उसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। हम कहते हैं आपका मर्ज हड्डियों में फैल गया है। एक तो ये तरीका है कैंसर का कि जो हड्डियों में फैल कर हड्डियों को कमजोर कर देता है। एक खुद से हड्डियों के का कैंसर भी होता है जिसमें आपने सुना होगा बच्चों में हड्डियों का कैंसर आ जाता है। लेकिन मल्टीपल माइलोमा बेसिकली क्या है, हड्डी के गुद्दे के अंदर कैंसर होता है। अच्छा, इससे क्या होता है, ये बिल्कुल एक दीमक की तरह अंदर से हड्डी को खाना शुरू कर देता है, उसको खोखला कर देता है। हड्डियां इतनी खोखली हो जाती हैं, इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर इंसान उठते बैठते हल्का सा झटका भी देता है तो उसको महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म में कोई हड्डी टूट गई है। हड्डी टूटने की आवाज आती है। ये बहुत कॉमन होता है। शुरू में लोग ये समझते हैं कि शायद उम्र का तकाजा है, शायद मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और वो बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से रुजू करता रहता है, पेन किलर्स लेता है, जो कि बेसिकली उसका टाइम ज़ाया हो रहा होता है। लेकिन जब इन मरीजों को 4 से 6 माह में आराम नहीं आता, इनके खून के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, गुर्दों का टेस्ट करवाते हैं तो गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें में कैल्शियम या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो इनकी वजह से जो मामला ख़राब होना शुरू होते हैं और पेशेंट को 1 से 2 फ्रैक्चर होना शुरू होते हैं, तो फिर डॉक्टर जो है ना इनको बताते हैं कि हो सकता है कि आपको हड्डियों का कैंसर हो चुका हो। फिर ये किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या फिर उन्हीं डॉक्टर्स के थ्रू कोई बायोप्सी टेस्ट हो जाता है उस हड्डी का, या फिर बोन मैरो बायोप्सी यानी कि हड्डी गुद्दे का टेस्ट करवाया जाता है, जहां पर जाकर फिर ये तशखीस होती है कि आपको मल्टीपल माइलोमा यानी कि हड्डी के गुद्दे का कैंसर हो चुका है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक और स्टडी पढ़ी, उसके अंदर था कि मेडिकल साइंस जैसे आजकल काफ़ी जदीद तरक्की कर गई है, उसमें था कि मल्टीपल माइलोमा जो है ये हड्डियों का नहीं बल्कि खून का कैंसर है। लेकिन मरीज जब आपके क्लिनिक पे आता है तो वो कहता है कि मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं और उसके एक्सरे के अंदर हड्डियों के अंदर सुराख मौजूद होते हैं। तो मुझे ज़रा गहराई में थोड़ी सी साइंस समझाएं कि अगर कैंसर खून का है तो वो हड्डियों को कैसे ख़राब कर रहा है? जी, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली ये इसे मल्टीपल माइलोमा भी ब्लड कैंसर की ही टाइप है। जब हम कैंसर्स की टाइप को कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, तो ब्लड कैंसर की अपनी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप ब्लड कैंसर है, दूसरी टाइप को हम लिम्फोमा कहते हैं और तीसरी टाइप ये मल्टीपल माइलोमा है। होता क्या है कि ये बेसिकली प्लाज्मा सेल्स होते हैं हमारे खून की अंदर, जो कि हड्डी के अंदर जो गुद्दा होता है उसमें बन रहे होते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स जो है नॉर्मली एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिस्म की इम्यूनिटी में काम होते हैं। लेकिन जब कोई जेनेटिक म्यूटेशन या कोई ऐसा जीन्स के अंदर अदोबदल होता है तो ये एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली जब ये एबनॉर्मल है तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर देंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको बनने की सलाहियत खत्म कर देंगे, इतना पैक कर देंगे आपकी बोन मैरो को कि उसके अंदर नॉर्मल सेल्स नहीं बनेगा। तो जहां पेशेंट को अनीमिया हो रहा होगा, खून की कमी हो रही होगी, बहुत मुदाफत खत्म होने की वजह से उसको बहुत सारे और प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वहां पर हड्डी भी कमजोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हड्डी के अंदर जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेल्स बन रहे हैं वो अब नॉर्मल हो गए हैं, तो वो ऐसा ऐसा इसकी हड्डी को खोखला करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने
कोई चीज पकड़ के ऐसे खींच के निकाल लियो तो पंच आउट लीजन्स कहा जाता है इसको। सही। ये छोटे छोटे ऐसे ना ब्लैक कलर के गोल गोल से निशान होते हैं, जैसे किसी ने इसके अंदर से कोई चीज ना पकड़ के चुटकी की तरह से निकाल ली गई हो। सही। तो वो लीजन जब हमें मिलते हैं तो ये कंफर्म कर देता है कि इस पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा है। सही। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने बात की, तो फिर हड्डियां क्यों घुल रही हैं, इसका प्लाज्मा सेल से क्या ताल्लुक है? देखें, हड्डियों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, यानी कि हड्डियों को खाने वाले सेल्स, और दूसरे सेल्स होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, जो हड्डी नहीं बना रहे होते हैं। अब ये दोनों सेल्स आपस में बैलेंस होते हैं, कुदरत की तरफ से इनका बैलेंस होता है। पुरानी हड्डी को ये खा रहे हैं और ओस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बना रहे हैं। नॉर्मल बैलेंस में क्या होता है कि नॉर्मल हड्डी बन रही है, भुर रही है, बनती जा रही है। लेकिन जब मल्टीपल मायलोमा होता है तो ये प्लाज्मा सेल्स जब एबनॉर्मल होते हैं तो खास किस्म का जहरीला मादा खारिज करते हैं, जिसको हम साइंसी लफ्ज यानी कि साइटोकाइंस का नाम देते हैं। ये बेसिकली साइटोकाइंस करते क्या है कि ये ज्यादा एक्टिव कर देंगे ओस्टियोक्लास्ट को, तो वो हड्डी खाते जाएंगे और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देंगे, तो नई हड्डी बनना बंद हो जाएगी। तो जब हड्डी बार बार वो ओस्टियोब्लास्ट खाता जाएगा तो वो इतनी खोखली हो जाती है कि इंसान अपने बिस्तर पे करवट भी लेता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है। और यही वजह है कि जहां से हड्डी ज्यादा कमजोर होती है वहां पर काले रंग के निशान नजर आते हैं जब हम एक्सरे कराते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से ब्लड कैंसर के बावजूद हड्डी खाने का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, और वो आपको हमने बताया कि बेसिकली ये प्लाज्मा सेल्स कुछ ऐसे मादे खारिज करते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। सही। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात साइंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और रिसर्च जो मैंने पढ़ी उसमें देखा कि मल्टीपल मायलोमा के 30 से 40% जो मरीज हैं उनकी जो पहली तशखीस है वो ऑन्कोलॉजी वार्ड के बजाय डायलिसिस सेंटर में हो रही है। यानी कि जब मरीजों के गुर्दे बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं। अब ये हड्डियों के गुर्दे का जो कैंसर है, अब ये गुर्दों को कैसे खत्म कर रहा है? बिल्कुल असल में वजह ये है कि गुर्दे फेल होने की वजह वो बेन जोन्स प्रोटीन्स हैं जो कि इस प्लाज्मा सेल्स के डिफेक्टिव होने की वजह से बनती हैं। ठीक है। होता ये है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है जब ये नॉर्मल की बजाय एबनॉर्मल काम करना शुरू कर देती हैं तो ये खराब प्रोटीन, जिसे हम एम प्रोटीन या बेन जोन्स प्रोटीन कहते हैं, बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। अब गुर्दे जो हैं उनके अंदर जो नालियां साफ करने के लिए बनाई गई हैं वो बहुत बारीक होती हैं, और ये जो बेन जोन्स प्रोटीन या एम प्रोटीन्स हैं इनका साइज बड़ा होता है। ये खून को गाढ़ा भी कर देती हैं। तो जब ये गाढ़ा खून वहां से गुजरता है तो वो नालियां इसको साफ नहीं कर पाती, तो वो जैसे आप फ्लश कहते हैं या पाइप जैसे चौक होना होता है, वो पाइप चौक होना शुरू हो जाता है, वो नालियों में फंसना शुरू हो जाती है, प्रोटीन्स वहीं पर रह जाती हैं। तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है गुर्दे का वो कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से गुर्दा ऐसा उसका फंक्शन डाउन होता है और वो अपनी चोकिंग की वजह से ही काम करना छोड़ देता है। तो होता क्या है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, पेशेंट को गुर्दे की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं, लोग समझते हैं इसको गुर्दे फेल हो गए हैं। और उसमें फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये शख्स चूंकि इसको दर्द भी हो रहा है तो वो जाकर बाजार से पेन किलर लेता है, जिसमें एनसेड्स आमतौर पे लोग खाते हैं, जैसे डाइक्लोरान, ब्रूफीन, पैरासिटामोल। तो ये पेन किलर्स गुर्दों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो जब गुर्दों की सफाई का अमल रुक चुका होता है तो जब इस किस्म के पेन किलर्स लिए जाते हैं तो वो गुर्दों को फेल कर देते हैं। अल्टीमेटली पेशेंट जब नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचता है तो उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि रीनल फेलियर हो चुका होता है। सही। यानी कि जब गाढ़ा खून बेसिकली गुर्दों में जाता है तो वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली। और सब होता ही है कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और उसको सिर्फ गुर्दों का प्रॉब्लम होता है, वो किडनी सेंटर या किसी भी गुर्दे के वार्ड में जाता है, वहां पर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और जब उनको लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को ठीक नहीं कर रहा, तो उसके अलावा सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनको किडनी में चेंजेस नजर आती हैं, तो आमतौर पर इनके किडनी की बायोप्सी की जाती है। अच्छा। और वो बायोप्सी बेसिकली इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पर बताती है कि इस पेशेंट को तो मल्टीपल मायलोमा है, और वो पेशेंट हमारे पास रेफर होता है, तो वहां से फिर स्टोरी स्टार्ट होती है, बाकी तमाम टेस्ट किए जाते हैं और मल्टीपल मायलोमा की स्टेजिंग करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब फिर आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे मरीज को डायग्नोज कैसे करेंगे? देखिए, इन मरीजों के अंदर ना 4 किस तरह की चीजें, 4 अलामात देखी जाती हैं। ठीक है। अगर ये 4 चीजें किसी मरीज में मिल रही हो तो हमारा शक मल्टीपल मायलोमा की तरफ जाता है, जिसमें सबसे पहले कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया जिसे कहते हैं। जब हड्डियां घुलना शुरू होती हैं, घुलने की वजह से उन हड्डियों की अंदर से कैल्शियम निकलकर ब्लड में शामिल होती है, और जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत हाई आता है। सही। दूसरी साइड पे जो कि खून बनने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, जब हमने बताया कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स और एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल जो है वो जिस्म के अंदर नॉर्मल खून बनने की सलाहियत को रोक देते हैं, तो इन पेशेंट की हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, इनका ब्लड लेवल कम हो जाता है। इसलिए जब ये पेशेंट आते हैं तो अनीमिक होते हैं, इनका रंग जो है वो
बिल्कुल सफ़ेद सा हुआ होता है, देखने से पता चलता है खून की कमी है। उसके अलावा इनके अंदर रीनल फेलियर का जो है हमें अलामत मिलती है। हमने जैसे पहले बात की कि इन पेशेंट में जब ये आते हैं तो उनकी रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें हम यूरिया और क्रिएटिनिन करवाते हैं, तो उसमें क्रिएटिनिन जो है ना वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा आती है। पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो ठीक नहीं आ रहे, तो ये भी एक अलामत होगी। और चौथे नंबर पे ये है हमारी बोन मैरो का टेस्ट होता है। तो जब हमारे पास पेशेंट है, उसको हाइपरकैल्सीमिया है, उसकी हड्डियों के एक्सरे करा रहे हैं वो खराब आ रहे हैं, क्रिएटिनिन करवाई वो डिस्टर्ब हो गई, उधर से उसको अनीमिया हो गया, तो ये 3-4 चीजें हमें मिलती है, तो हम फौरन उस पेशेंट को कहते हैं आप अपनी बोन मैरो करवा के आए। तो जैसे बोन मैरो करवाता है तो वो 100% हमें कंफर्म कर देती है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर लिखा आता है कि प्लाज्मा सेल्स का लेवल बढ़ गया है, और उनके अंदर कुछ टेस्ट लगते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आती है कि बोन मैरो जो है वो सजेस्टिव ऑफ मल्टीपल माइलोमा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब रिसर्च पढ़ रहा था, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें ना क्रैब का वर्ड लिया था। ये जो भी आप बता रहे थे कैल्शियम, सी से कैल्शियम, ये वही कैल्शियम, आर रीनल फेलियर, ए फॉर एनीमिया और ई फॉर सही। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में करना था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये हर रिसर्च में जो है ना क्रैब का वर्ड यूज हो रहा था। तो डॉक्टर साहब, आज से 15 से 20 साल पहले हम देखते हैं तो मल्टीपल माइलोमा के जो पेशेंट्स होते थे वो बमुश्किल 2 से 3 साल जिंदा रह पाते थे। तो आज 2026 चल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो जदीद टेक्नोलॉजी ने कोई क्या ऐसा तोड़ निकाला है कि पेशेंट्स जो है वो हमारे ठीक हो सकें? देखिए, पहले दौर में एक तो मेडिसिन की इजाज़त इतनी नहीं थी। ठीक है। मल्टीपल माइलोमा में एक तो मेडिसिन अवेलेबल थी, ओरल थेरेपी थी और बड़ी मशहूर थी मेल्फलान के नाम से, बस वही ड्रग अवेलेबल थी। स्टीरॉइड्स दिए जाते थे, सही, वो भी अल्टीमेटली गुर्दे फेल कर देते थे। ठीक है। फिर ऐसा सब वक्त के साथ साथ इंजेक्शन इजाद हुए, अब बहुत सारे इंजेक्शन अवेलेबल हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं, टारगेट थेरेपीज आ गई हैं, और सबसे बढ़ के आपको पता है हमारे पास ऑन्कोथर्मिया की मशीन है जी। जो कि हीट थेरेपी करती है। हमने अपने जितने भी मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स आए हैं उनको हमने जहाँ पर इंजेक्शन की थेरेपी की है वहाँ पर हमने उनको उन तमाम अफेक्टेड एरिया जहाँ जहाँ पेन थे या जहाँ जहाँ पर हड्डियाँ ज़्यादा अफेक्टेड जी वहाँ पर उनको थर्मिया के सेशन दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन पेशेंट सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट आती है ये कि उनका पेन खत्म हो जाता है वहाँ पर। बेसिकली उनको थर्मिया करता क्या है कि ये हीट थेरेपी देता है 13.56 मेगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी अंदर जो ट्रांसमिट करता है, उसकी वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट्स जो है वो सेल को जाके जब गर्माइश देती है तो उनके मसाम खुल जाते हैं, और हड्डी के अंदर मौजूद जो कैंसर है वहां तक आपकी मेडिसिन पहुंचना शुरू हो जाती है, वहां की ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है, तो सबसे पहले पेशेंट को ना पेन रिलीफ हो जाता है। जब वहां पर मेडिसिन पहुंचेगी, सेंसिटाइजेशन बढ़ जाएगी कीमोथेरेपी और रेडिएशन की, तो उसकी वजह से कैंसर सेल जो है ना पहले से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर ऐड होकर मल्टीपल माइलोमा में बहुत सारे पेशेंट्स के सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया कि पेन रिलीव होना इन पेशेंट के लिए सबसे बड़ा जो है ना फैक्टर होता है, क्योंकि वो इतने मिजरेबल कंडीशन में होते हैं कि उनको कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर रही होती। जब हम उनको उन पॉइंट्स पे उनको थर्मिया के सेशन देते हैं और उनका पेन खत्म हो जाता है, तो पेशेंट बड़े आराम से हमारे क्लिनिक पे आता है, अपने ट्रीटमेंट, अपनी कीमो, अपने इंजेक्शन लगाता चला जाता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह करके ये जितनी भी चीजें नई एडवांसमेंट हुई है, इससे ट्रीटमेंट में जहाँ फायदा हुआ है वहां पर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर करने में हमें मदद मिली है। ये तो वाकई में बहुत आला इजाद है पड़ी, और मेरा ख्याल है आपके पास भी ये ऑन्कोथर्मिया मशीन की सहूलत मौजूद है। जी बिल्कुल, मैंने बताया ना कि हमारे पास है, और ऑन्कोथर्मिया के साथ हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। ठीक है। लेकिन पेशेंट को जो है ना इससे बेनिफिट मिलता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ ऑन्कोथर्मिया ही लगाते हैं पैलिएटिव पेन ट्रीटमेंट के लिए, जिनको हमने सिर्फ पेन ठीक करना होता है, हमारा मकसद उनका कैंसर ठीक करना नहीं है, पैलिएटिव केयर है, पेशेंट फिट नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां पर उनकी पैलिएशन के अंदर हम ऑन्कोथर्मिया यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो हमारे ऑन्कोथर्मिया के साथ काफी बेहतर है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इम्प्रूव कर गई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही उम्दा बातें की जो हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद थी। आखिर में हमारे नाजरीन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमने जिस बीमारी के बारे में बात की, आपने देखा है उसकी वजह से पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़े हैं। खून बनने की सलाहियत खत्म हो जाती है, पेशेंट के गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो हमने अपने इर्द गिर्द या अपने अंदर आने वाली तब्दीलियों को बहुत गौर से देखना है,
अगर किसी का खून बनने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, या उसके गुर्दों के टेस्ट ख़राब हो रहे हैं, या फिर वो सोता है तो थकावट उसकी ख़त्म नहीं हो रही, तो हमें फ़ौरी तौर पे इसके लिए कोई ना कोई टेस्ट करवाने चाहिए। और बहुत बेसिक से टेस्ट हैं जो हम करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी ख़राबी तो पैदा नहीं हो रही जो हमारे किसी किस्म के ऑर्गन को डैमेज कर रही है। तो अगर ऐसी कोई अलामत आपको नज़र आए तो आपको फ़ौरन अपने किसी भी डॉक्टर, करीबी डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए और इसका फौरी इलाज करना चाहिए। याद रखिए, मल्टीपल मायलोमा अगर किसी को खुदा न खास्ता हो गई है तो ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, ये कंट्रोलेबल डिजीज है। जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर इंसान के साथ रहता है, मल्टीपल मायलोमा एक दफ़ा हो गया, ये आपके साथ सारी जिंदगी रहेगा। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि इसको शुरू में पकड़कर इसका इलाज कर लें। अगर ये मर्ज बढ़ जाता है तो इसको फिर हम सिम्टोमेटिकली पेलिएटिव ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को हम मुकम्मल तौर पर ठीक कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का, अपने जिस्म का खास ख्याल रखें और होने वाली तब्दीली को इग्नोर मत करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत ही अहम बातें की। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।